मैंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था, बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया, मैंने लोन लिया ही नहीं, पर बैंक ने मेरे खाते से पैसे काट लिए। मैंने कंप्लेन की, कंप्लेन आरबीआई तक गई और फिर मेरे पास ब्रांच मैनेजर का फोन आता है। ब्रांच मैनेजर मेरे से यहाँ तक बोल देता है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगा। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, पर ये स्टोरी मेरे लिए सिर्फ पर्सनल नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की स्टोरी है जो डेलिब्रेटली इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि तुम चक्कर काटते काटते ही हार जाओ और तुम किसी से पूछो भी मत। दिस सिस्टम इज कम्प्लीटली डिजाइन टू एग्जॉस्ट यू। आज मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की क्लेम के बारे में। गवर्नमेंट ने 2015 में बोला कि हमने एक पोर्टल बनाया है जिससे स्टूडेंट्स इजीली एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और नवंबर 2024 में इसको अपग्रेड करके रख दिया जाता है पीएम विद्या लक्ष्मी। गवर्नमेंट का कहना था कि एक जगह से आपके सारे काम हो जाए, आप अप्लाई करो, आप अपने लोन को ट्रैक भी कर सकते हो, आप मल्टीपल बैंक्स के फॉर्म को एक ही साथ कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया। मतलब एजुकेशन और मनी, गवर्नमेंट आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करेगी। कितना अच्छा लगता है ये चीज सुनने में। आप पोर्टल खोलते हो, आप फॉर्म को भरते हो, आप उसमें अपने सिलेक्टेड बैंक्स को सिलेक्ट करते हो और बैंक्स बोलते हैं कि ये फॉर्म तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप हमारे पास सीधा आओ। मतलब अगर इजी वे में समझाऊं तो बैंक आपको पुश करता है कि आप पीएम विद्या लक्ष्मी के थ्रू लोन मत लीजिए, आप लोन लीजिए सीधा बैंक के थ्रू। एक तो रहता है पीएम विद्या लक्ष्मी, इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, पर बैंक आपको पुश करता है कि आप बैंक जो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसको लो। और गाइडलाइंस में क्या लिखा गया है? गाइडलाइंस में लिखा गया है सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और प्रोसेस बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली है। अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं, प्रोसेस 1% भी स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। अब मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी के थ्रू समझा देता हूँ। यही इतने में शॉक्ड हो गए? रुक जाओ, अभी जो चीज मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ ना, इसके बाद आप किसी बैंक का भी नाम सुनोगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। एजुकेशन लोन को अप्लाई करने के लिए तुमने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखी है कभी? पहले तुम्हें अपने कॉलेज से एडमिशन लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर तुम्हें लोन के लिए लोन एप्लीकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कॉलेज से ही बनकर आता है, फिर तुम्हें अपनी मार्कशीट देनी पड़ेगी, 10th 12th ग्रेजुएशन वगैरह सब चीज की मार्कशीट चाहिए। और बस इतने में सुन के शॉक्ड हो गए? रुक जाओ, अभी ये सब चीजें तो स्टूडेंट के बारे में मांगी गई है। इन्हें पेरेंट्स के सारे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए, तुम्हारे घर में कितने व्हीकल है, कितने व्हीकल नहीं है, तुम्हारे पास कितने 4 व्हीलर है, तुम्हारे घर में एसी है कि नहीं है, तुम्हारे फादर की सैलरी स्लिप, पेरेंट का पैन कार्ड, तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्टूडेंट का अलग और पेरेंट का अलग, इनको मदर की सारी डिटेल चाहिए। और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर आप कोलेटरल भी दे रहे हो तो गारंटर के एसेट्स की लिस्ट तक इनको चाहिए। एक सेकंड के लिए तुम मेरी एक बात सोचना, एक बच्चा है, जैसे कोई गरीब घर का बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसके पास कोई पेरेंट्स नहीं है, जिसके पास कोई लोन प्रोवाइड करने वाला नहीं है, जिसके पास कोई गार्जियन नहीं है, क्या उसको मतलब पढ़ने का राइट ही नहीं है? मेरे हिसाब से एजुकेशन लोन इस तरीके से वर्क करना चाहिए था कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसके पास पेरेंट्स नहीं है, वो गरीब है या जो भी, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो जा सकता है बैंक के पास, वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है कि हाँ मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूंगा और जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो मैं बैंक को अपना लोन रीपेमेंट कर दूंगा। और ये शायद बनाया भी इसलिए गया होगा, पर नहीं, आज ये 1% भी उस तरीके से काम नहीं करता। ये बैंक घुसते के साथ ही आपको सबसे पहले पैन कार्ड और गारंटर की लिस्ट और सारी चीजें मांग लेते हैं। और आयरनी ये है, एक छोटा सा बच्चा है जो बिल्कुल अभी 18 साल का ही हुआ है, जो सोचता है कि चलो मैं अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करता हूँ, मैं कॉलेज से पढ़ाई करता हूँ, मेरे को अच्छी डिग्री चाहिए। पर दिक्कत ये है, उसके पास कोई पेरेंट्स नहीं है, उसके पास कोई गारंटर नहीं है, उसके गारंटर के पास कोई एसेट्स की लिस्ट नहीं है। ऑब्वियसली जिसके पास एसेट्स की अगर अच्छी खासी लिस्ट होगी तो वो लोन के लिए अप्लाई क्यों करेगा? वो बैंक में चला जाता है लोन मांगने, वो कहता है कि मेरे को लोन दे दो, बैंक पूछता है कि आपने पेरेंट्स की 6 महीने की स्टेटमेंट ले आओ, उसके पेरेंट ही नहीं है तो वो कहाँ से लेके आ जाएगा स्टेटमेंट? और गवर्नमेंट इस तरीके से इस सिस्टम को पोर्ट्रे करती है कि ये सिस्टम उनके लिए बनाया गया है, इनको एजुकेशन की जरूरत है और वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ऑब्वियसली जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे उनके पास एसेट्स की लिस्ट भी तो नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे रहते हैं जिनके पेरेंट्स ही एजुकेटेड नहीं है, वो लोग कैसे लोन के लिए अप्लाई करेंगे? मतलब उनको पढ़ने का राइट ही नहीं है क्या एक तरीके से? आरबीआई के अकॉर्डिंग 4 लाख से 7.5 लाख तक कोई गारंटर नहीं चाहिए, कोई कोलेटरल नहीं चाहिए। 4 लाख से 7.5 लाख तक आपको गारंटर की जरूरत पड़ती है और 7.5 लाख पार होने के बाद तो ये क्या क्या मांग लेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। आज इंडिया 2026 के अंदर जहाँ पर मतलब आप किसी भी कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को उठा के देख लो, 10 लाख से नीचे तो कोई इंजीनियरिंग जो बेसिक सा कोर्स है, जो मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं लोग उस कोर्स को करने के बाद, उस कोर्स की फीस मतलब बेकार से बेकार कॉलेज में भी 10 लाख क्रॉस कर ही जाती है। बट ब्रांचेस में ये वाले रूल्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं होते। मैं एसबीआई के अंदर खुद गया था, उन्होंने मेरे से पहली बात तो ढंग से बात ही नहीं करी, डॉक्यूमेंट्स की ऐसी लिस्ट दे दी मुझे लाने के लिए जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर तक नहीं थी। और हाँ, तुम ये मत सोच रहे कि मेरे को कोई तगड़ा एक्सपीरियंस देखने को मिल गया, मैं कोई रेयर केस हूँ, नहीं, ये एक्सपीरियंस हर एक स्टूडेंट फेस करता है जब वो एक एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाता है। और तो और इतने में शॉक्ड हो गए। और बताता हूँ मैं अभी आगे, मैं अंदर से कितना ज्यादा इन बैंक्स के लिए भरा बैठा हूँ, तुम बस आज सुनते ही जाओ। इतने सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेने के बाद, स्टूडेंट की सारी डिटेल लेने के बाद, पैन कार्ड लेने के बाद, सारे बैंक के खाते की स्टेटमेंट लेने के बाद, तुम्हारे एसेट्स की जानकारी लेने के बाद फिर कुछ बचता है? हाँ बिल्कुल बच जाता है। बैंक आपको बोलता है आप इंश्योरेंस ले लो। अब जिस बच्चे के पास फीस भरने के पैसे
नहीं है कॉलेज। उसको बैंक बोलता है कि आप पहले हमारे प्रोसेसिंग चार्जेस पे करो, मतलब इस लोन को प्रोसेस करने के चार्जेस होंगे, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर एक इंश्योरेंस और ले लो। अगर आपको इंश्योरेंस ही देना था तो आप फिर इतनी गारंटर ये सब क्यों इतनी लिस्ट लिया आपने? इतनी आधे सेमेस्टर की बच्चे की फीस होगी उतना तो ये खर्चा ही बता देते हैं। तो मैंने भी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए। मैं अपने आपको अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कमेंट्स में कि यार स्टूडेंट मेरे को काफी ज्यादा देखते हैं, तो उनकी मेरे को कंप्लेंट्स आ रही थी कि ऐसे ऐसे इशू हो रहा है और इसके ऊपर आप वीडियो क्रिएट करो। तो मैंने खुद पर्सनली एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया था। मैंने सारे बैंक के चक्कर काटे हुए हैं, SBI, महाराष्ट्र बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक तक भी मैं गया था। तो पहली बात तो एजुकेशन लोन का नाम सुन के ये लोग थोड़ा कम एंटरटेन करते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद भी चलो अगर आपको एंटरटेन कर भी दिया तो जैसे मैंने बैंक से लोन सैंक्शन तो करवा लिया था, पर मैंने डिस्बर्समेंट नहीं लिया था। बस मैंने लोन की प्रोसेसिंग करवा ली थी और मैंने लोन सैंक्शन करवाने के लिए रख लिया था कि अगर बाई चांस मेरे को नीड बढ़ जाए तो मैं यूज कर लूं। पर नहीं, बैंक ने मेरे नॉमिनी के अकाउंट से प्रोसेसिंग चार्जेस, इंश्योरेंस वगैरह सारी चीजों के पैसे डिडक्ट कर लिए, वो भी बिना किसी परमिशन, बिना किसी कंसेंट के। इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिली। IBA के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते टाइम इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं होता, पर बैंक इस चीज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। बैंक बोलेगा आपके लिए इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, जबकि IBA की गाइडलाइंस के हिसाब से इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं होता है। जब कोई चीज ऑप्शनल हो और उसमें कस्टमर की मर्जी हो लेना है या नहीं लेना, तो बैंक उसे मैंडेटरी बता के बेच देता है। हाँ, RBI की गाइडलाइंस का बिल्कुल स्ट्रेट वायलेशन है। बट अगर आपके साथ ये चीज कभी हो जाती है तो आप कंप्लेन कैसे करोगे, इसके खिलाफ आप आवाज कैसे उठाओगे, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं उस पार्ट की जो मैंने पर्सनली फील किया है। शायद ये बातें सुनकर तुम्हारा खून तक खोलने लगे। प्रोसेसिंग फीस, हाँ वही चीज जिसके बारे में मैंने अभी 2 मिनट पहले बात की थी और जो इस वीडियो का हुक भी था। मेरे नॉमिनी के अकाउंट से और मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट कर लिए गए, कोई परमिशन ही नहीं मांगी। RBI ने क्लियरली ये चीज बोल रखी है कि एजुकेशन लोन के ऊपर प्रोसेसिंग फीस नहीं लेनी चाहिए। आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करो, आपको लोन मिले ना मिले पर फीस जरूर कटेगी। अपेरेंटली यहीं से तो बैंक रेवेन्यू जनरेट करेगा। पहले फीस लो फिर डिसाइड करो। प्रोफेशनल कर्टेसी तो समझो तुम इनकी। अरे भाई साहब, बिना डिस्बर्समेंट के किसी के अकाउंट से पैसा काट लेना सिर्फ सैंक्शन होने पे, ये तो RBI की गाइडलाइंस का सीधा सीधा ही वायलेशन है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर भी की जा सकती है अगर आपका कंसर्न बैंक इसको 30 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व नहीं कर पाता। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैंने कंप्लेंट नहीं की होगी? मैंने कंप्लेंट की थी, मेरी कंप्लेंट RBI तक गई हुई थी। और फिर एक दिन मेरा फोन बजता है, पर गैस व्हाट, वो फोन किसका हो सकता है? हाँ, वो ब्रांच मैनेजर का ही फोन था। और अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मतलब आपने किसी की कंप्लेन कर दी है, आपने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, मैंने आपकी कंप्लेन कर दी है और आपका मेरे पास फोन आता है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? हाँ ठीक है सर, गलती से हो गया होगा या गलती हो गई या कुछ भी, मतलब अपनी अपॉलॉजी तो करेगा कम से कम बंदा। नहीं सर, मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगा, आप मेरे खिलाफ कंप्लेन करोगे? मतलब भाई, न्याय मांगने पे भी कंप्लेन करेगा क्या? मैंने लीगली कंप्लेन रेज की थी, पर बैंक का रिस्पांस था थ्रेट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का तो ये हल कर रखा है इन बैंक्स ने। अब मान लो चलो मेरे साथ तो जो हो गया भाड़ में जाए, पर मैं अगर चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो उसके साथ कभी भी फर्दर ऐसा ना हो, तो आप क्या कर सकते हो? देखो, आपके साथ अगर कुछ भी होता है तो आप पहले तो बैंक को ही कंप्लेन रेज करो। अगर कोई छोटे लेवल पे कर देता है तो आप ब्रांच मैनेजर को कंप्लेन कर सकते हो। ब्रांच मैनेजर की मेल हर जगह बैंक में लिखी रहती है। पर आपको लगता है कि ब्रांच मैनेजर यहाँ का बिल्कुल निखट्टे गधा है, अगर आपको ऐसा लगता है फिर आप बैंक को डायरेक्टली कंप्लेन करो। बैंक को वो चीज 30 दिन के अंदर रिजॉल्व करनी रहती है। अगर आपको लगता है कि बैंक भी निखट्टी है, फिर 30 दिन के बाद आप ओम्बुड्समैन की तरफ कंप्लेन करने जा सकते हो। ये कंप्लेंट ऑनलाइन बहुत इजीली हो जाती है, आप सिर्फ एक मेल कर दो उन्हें। सही में कंप्लेन की प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको मेल करनी रहती है डेजिग्नेटेड मेल ID पे। बट मेरी एक चीज समझना तुम क्लियरली, जो मैं तुम्हें आज समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। पहले आपने क्या किया? पहले आपने कोई कॉलेज ढूंढा, फिर आपने कॉलेज की फीस पता करी, फिर आपको लग गया हाँ ठीक है भाई, ये फीस तो औकात के बाहर ही है। अब फिर आपने क्या किया? अब आपको पैसे चाहिए, अब बैंक के पास गए, फिर बैंक ने आपको वापस कॉलेज में भेजा कि वहाँ से आप एडमिशन लेटर लेके आओ। फिर बैंक बोलता है आप लोन एप्लीकेशन लेके आओ, फिर आप कॉलेज से लोन एप्लीकेशन इशू करवा के बैंक के पास जाते हो। इतना सब कुछ होने के बाद फिर बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर देता है। इस बीच कॉलेज ने तो आपके सारे डॉक्यूमेंट ले ही रखे होते हैं, फिर बैंक भी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर देता है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, पेरेंट का पैन कार्ड, नॉमिनी की सारी डिटेल, दुनिया भर की डिटेल। उसके बाद बैंक आपको इंश्योरेंस लेने के लिए पुश करता है। और इंश्योरेंस भी मतलब सस्ता बस्ता नहीं, अच्छा खासा अमाउंट होता है इंश्योरेंस का। तभी एक आदमी सोचता है कि यार मैं इतना अमाउंट इन सब चीजों में खर्च कर रहा हूँ तो मैं अपनी फीस ही क्यों ना पे कर दूं। अब आपने इतना सब कुछ किया, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, लोन के लिए अप्लाई किया, उसके बाद बैंक आपके साथ ऐसा कुछ कर देता है, फिर आप क्या करोगे? फिर आप मतलब आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके बैंक को तो दिए ही, अब फिर बैंक की कंप्लेन करने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो। पहले आप मैनेजर को कंप्लेन करोगे, फिर आप बैंक को कंप्लेन करोगे, फिर बैंक की तरफ से 30 दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर 30 दिन बाद आप ओम्बुड्समैन को कंप्लेन करोगे, फिर ओम्बुड्समैन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, आप RBI को कंप्लेन करोगे। जो भी चीजें, मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना रखा है। दिस सिस्टम इज डिजाइन टू एग्जॉस्ट यू। ना, सिस्टम इज नॉट ब्रोकन ब्रो, सिस्टम इज नॉट ब्रोकन, सिस्टम इज वर्किंग एग्जैक्टली इट वाज डिजाइंड टू एग्जॉस्ट यू। अब मैं तुमसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे साथ या तुम्हारी फैमिली में या रिलेशन में किसी के साथ भी कभी ऐसा
ऐसा हुआ है एजुकेशन लोन अप्लाई करते हुए, प्रोसेसिंग फीस ली गई, इंश्योरेंस फोर्स किया गया, डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा डिमांड हो गया, अपने आप में इतना लंबा प्रोसेस बन जाता है। तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे लिए एविडेंस बन सकता है, और बिना एविडेंस के जो भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है ये सिर्फ एक ओपिनियन ही है। अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगती है, सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे कमेंट सेक्शन का नंबर बढ़ना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज एक्चुअली में बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में कंट्री के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रोस्टेड टंग आम आदमी की तरफ से आम आदमी के लिए।